हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्चीरियो। सो कैसे हैं आप सब। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज पेपर अच्छा हुआ होगा, जो पेपर नंबर 3 था। और अब जैसा भी हुआ है नेक्स्ट पे तो फोकस करना है। मुझे पता है कई बच्चों का अच्छा भी हुआ होगा, कईयों का बेकार भी हुआ होगा, कईयों का ये भी नहीं पता होगा कि पास होंगे कि नहीं। मुझे खुद नहीं पता था पेपर 3 में मैं पास होंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा था मेरे नेट ही मार्क्स आएंगे, आए भी तो। और जैसा भी हुआ है अब उसे छोड़ो, उसको छोड़ दो, सच में उसको छोड़ दो, वो भगवान के भरोसे, और अपना नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दो और उसकी तैयारी अब अच्छे से करके जाओ। देखो अब आपके 75% तो पेपर हो ही गए हैं। 75% भी क्यों, बल्कि 80% हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट वाला एग्ज़ाम तो बच्चे सबसे ज़्यादा ईजी मानते हैं। तो होता भी ईजी है बाकी 3 से कंपैरिजन करें तो। और इसकी तैयारी को मैंने तो सिर्फ टोटली 3 या 3.5 डेज़ दिए थे, जो मुझे 1.5 डेज़ पहले मिले थे तैयारी से पहले। और जैसे अब आपके पास जो 1.5 डे है, ऐसे तो 3 साढ़े 3 दिन ऐसे ही दिए थे मैंने तो इसको। और आप मतलब मैंने तो इतने दिए, तब मेरे 61 मार्क्स आ गए थे इस एग्ज़ाम में। तो आपने तो पहले भी इसको टाइम दिया होगा, नहीं दिया तो अब दे लो जितना दे सकते हो। मतलब मेरे से तो ज़्यादा ही दिया होगा कहीं ना कहीं। तो जब मैं 61 ला सकती हूँ तो आपको तो क्या ही टारगेट करना है, आपको 90 तो कम से कम टारगेट करना है, तब जाके 80 या 70 लाओगे। तो हाँ, आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। देखो जहाँ पे पेपर 1 2 3 में जो भी कुछ रह जाता है, गलतियाँ होगी कुछ भी, कि वहाँ पे कम मार्क्स बन रहे हैं, अब आपको पूरा 200 का एग्रीगेट तो पूरा करना है। तो आप इसमें कवर कर सकते हो अपने उन मार्क्स को जो आपने वहाँ खो दिए पेपर 1 2 या 3 किसी में भी। तो ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग रहता है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है, अगर मैं सिंपल तरीके में बताऊँ, जैसे इकोनॉमिक्स आपको पता है 60 मार्क्स की होती है इसमें, और 40 मार्क्स की आपकी BCK होती है। तो पहले आप इकोनॉमिक्स कवर करो। देखो 11th में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, इसमें वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ये पेपर इसलिए बच्चों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा है। जैसे आपको पता है डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब काफ़ी मतलब बहुत चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो अब आपको क्या करना है इकोनॉमिक्स के लिए। देखो सबसे पहले बुक में जितने भी MCQs है ना, जितने भी एट द बैक जो सारे चैप्टर्स के गिवन है या चैप्टर के बाद, देखो वो तो करके जाने हैं, वो मस्ट है, आपको करके ही जाने हैं। और आपको क्या करना है इसके लिए, चैप्टर जो है ना बीच में उनको रीड कर लो, उसको अंडरस्टैंड करो, वही कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा यहाँ पे। जो आपने 11th में समझा 12th में समझा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए और आपने पीछे के MCQ कर लिए। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर वो नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को देखना है इसमें, 3 4 साल के या 5 साल के लास्ट देख लो, बहुत अच्छा रहेगा। और BCK की बात रही, उसमें क्या है देखो, वो तो मतलब उसके MCQ तो हैं ही थोड़े, MCQ तो सारे करने ही करने हैं। और आप MCQ के बेस पे मतलब पता लगा सकते हो कैसा है चैप्टर। आप MCQ करो, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप फिर चैप्टर के बीच में, जैसे वो वाला चैप्टर है जिसमें क्या कहते हैं काफ़ी सारी कंपनी नेम है, एक्सिस बैंक है, मतलब ऐसे करके काफ़ी सारे वो बैंक वाली कंपनियाँ, SBI है, मतलब ऐसी काफ़ी मतलब कंपनीज़ के नेम है। कभी उसमें उसके हेडक्वार्टर बताए हुए हैं, कभी उसके ओनर, कभी मतलब चेयरमैन, ऐसे करके। तो आप बैक एक्सरसाइज देखो, देखो कभी बार डायरेक्ट ना बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, डिटो। तो आप क्या कहते हैं देख लो किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर आप अंदर आओ चैप्टर के और वैसे मेन देख लो, क्योंकि मुझे पता है इतना याद नहीं रहता। तो इसलिए कह रही हूँ कि बैक एक्सरसाइज तो करके जानी ही जानी है। और जो एंड में सारे एडिशनल क्वेश्चन सब चैप्टर के गिवन है वो भी करने हैं आपने, मतलब दोनों बुक के लिए। और एक एडवाइस मेरी ये रहेगी, पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ ना मतलब मैंने जैसे अंदाज़ा लगाया था, जैसे कि टोटल 800 क्वेश्चन समथिंग बनते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के भी सारे क्वेश्चन मिला के, मतलब जो एडिशनल भी हैं बीच में भी हैं सब मिला के, और BCK के सारे मिला के 800 समथिंग है। तो मुझे लगा कि इतने कर जाऊँगी तो उसमें से मतलब 100 तो वो आ ही जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में। बट ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि ये मुझे पता चल ही गया था, एग्ज़ाम से पहले पता चल गया था कि हाँ इससे नहीं होगा, क्योंकि पेपर में बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन इतने नहीं आते। और इस मतलब क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा रहता है। तो देखो मेरे पास तो टाइम नहीं था कि मैं बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ पाऊँ। तो जिस दिन मेरा पेपर था ना, उसी दिन बैठ के मैं जितना कॉन्सेप्ट पढ़ पाई थी ना इकोनॉमिक्स में, देखो 11th में तो पढ़ा था, लेकिन ठीक है इतना याद थोड़ी रहता है, बट मैंने सुबह सुबह उठ के जो मैं कर पाई थी ना मैंने किया था। और मैंने सुबह उठ के एक जो चीज़ की थी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे 3 4 साल के, और आप मानोगे नहीं, उसमें से 10 20 मार्क्स का तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चन थे वहाँ पे।
तो प्रीवियस ईयर इसलिए कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो बैक एक्सरसाइज के भी 10-20 मतलब 20-25 थे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सेम टू सेम 10-20 प्रीवियस ईयर। तो आपके 40-50 मार्क्स तो यहीं कवर हो गए। उसके बाद जो आपने पढ़ा है, जो आपने नॉलेज ग्रैस्प की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड भी आप काफ़ी सारे अटैम्प्ट कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा क्लिक कर जाता है 11-12 का। जैसे मैं पेपर दे रही थी, जब मैं सुबह इतना रो रही थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे पढूं, जिस हिसाब से मैंने सिर्फ MCQ पढ़े थे। तो मैंने फिर बैठ के अंडरस्टैंडिंग जितनी हो पाई मैंने चैप्टर की ली, और प्रीवियस ईयर देख लिए थे 3-4। तो प्रीवियस ईयर देख के तो इतना डर लग रहा था कि कैसे होगा, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से किया ना, हो सकता है। और उसके बाद वहाँ पे कई चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ ये मैंने 11th में पढ़ा था, ये मैंने 12th में पढ़ा था इको में, तो वो भी आपको हेल्प कर जाता है। तो मतलब ईजी रहता है पेपर। मैंने बच्चों को ना 1-1 घंटे में करके जाते देखा है ये वाला पेपर। मेरे सामने कोई बच्चा 100 का पेपर पूरा 1 घंटे में निपटा के गया था। ये नहीं उसको आता नहीं था, सारा करके गया था वो, कोई 1.25 घंटे में, कोई 1.5 में। तो बच्चे काफ़ी जल्दी इस पेपर को देके चले जाते हैं। इसमें टाइम की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 घंटे आराम से हो जाते हैं इसमें। मतलब ये नहीं रहेगा कि हाँ टाइम कम पड़ गया, ये तो चीज़ होएगी नहीं इस पेपर में। इस पेपर में टाइम की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आराम से करना। इसमें बस ये ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग होएगी, तो उस हिसाब से अटैम्प्ट करना। ये ना कोशिश करना हमने 100 ही करने हैं अपने नेगेटिव मार्किंग के हिसाब को, कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम करना। दूसरी चीज़, पेंसिल ले जाना नहीं भूलना, क्योंकि पेंसिल से ही आपको OMR शीट पे फिल करने हैं अपनी OMR शीट फिल करनी है पेंसिल से ही। तीसरी चीज़ ये तो कहूँगी नहीं, इसमें टाइम की दिक्कत है नहीं, कैलकुलेटर का इसमें यूज़ है नहीं। और यही है कि जो BCK है ना, काफ़ी वो भी काफ़ी इजी है, कर लोगे आप। एक बार MCQ देखो फिर चैप्टर पे आओ, मतलब अच्छे से कर लोगे। देखो जब पेपर 1 आपने किया, 2 किया, 3 किया, वो जब इतने टफ आपने कर दिए, तो ये तो सब इजी मानते हैं, और ये है भी इजी। चाहे हमें पेपर के डर से टफ लगता है, लेकिन ये है इजी एग्ज़ाम। आप मतलब ये मत सोचो कि ईज़ी है तो हम तैयारी नहीं करें, ये तो करना नहीं है। अपनी तैयारी करो बैठ के अच्छी तरह। अब सोचो जब इतनी मेहनत कर ली, 80% कर लिया, तो 20 रह गया, उसको क्यों छोड़ रहे हो? इसको भी अच्छे से करो। और जो मार्क्स आपने मतलब आपको लगता है ना कि अगर आपको सच में हाँ दुख हो रहा है कि पेपर 1 में मैंने ये गलती कर दी, 2 में ये कर दी, 3 में, जो मार्क्स आपने वहाँ कट करवाए इसमें पूरे कर लो। यही सबसे अच्छा मौका है कि अपने मार्क्स पूरे करने का। इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। अब ये ना सोचना कि आज नहीं हम पढ़ेंगे, ईजी पेपर है, कल कल पढ़ेंगे, ऐसा ना करो। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो। अब यही तो सोचो कि 1.5 डे ही तो रह गया है, फिर तो आपने मतलब अपना क्या कहते हैं, फिर थोड़े दिन तो रेस्ट करोगे, फिर पढ़ाई से छुट्टी। तो अब ये लास्ट टाइम है, अपना कर लो जितनी मेहनत कर सकते हो, और अपना एग्रीगेट पूरा कर लो। और यही है, यही इसकी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो क्या है, मतलब यही है कि अच्छे से सब कवर करके जाना है। इसमें मैं कुछ ये नहीं कहूँगी छोड़ दो, तो यही है। और इसमें गाइस चीटिंग करने की कोशिश ना करना, क्योंकि चीटिंग करोगे तो मैं बताती हूँ आपको, सेट्स होते हैं इसमें, मतलब पता नहीं होता आपको। लेकिन मैंने भी यही सोचा था कि चलो थोड़ा बहुत चीटिंग से देख लूँगी, लेकिन जब मैंने आगे वाले से पूछा एक क्वेश्चन कि ये 47 का बता दे, मतलब जो भी, तो उसने मतलब बताया, फिर मैंने देखा मुझे कुछ और ही लग रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि जब मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा ना थोड़ा ध्यान से, तो क्वेश्चन ही अलग था। तो मतलब जो हमारा 1 होएगा उसका 10, 11 या कोई भी हो सकता है, मतलब होएगा वही पेपर, लेकिन इधर उधर होता है। तो चीटिंग करने की इसमें कोशिश मत करना। आप आपके ऊपर ही गलत हो जाएगा कि आप गलत आंसर फिल कर दोगे, क्योंकि वो किसी और क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करके आओगे पेपर। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, लास्ट पेपर है, इसके बाद एंजॉय करना, यही सोच के पढ़ लो लास्ट 2 दिन। ठीक है गाइज, बाय।